इंडियन पब्लिक फाइनेंस। इंडियन पब्लिक फाइनेंस की अगर हम बात करें तो चैप्टर 52 है ये, इंडियन इकोनॉमी बाय दत्त सुंदरम। इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बजट सिंस 1950-51। सेंट्रल गवर्नमेंट बजट 51 से लेकर के 2015-16 तक का डाटा है। इसमें जो जो बातें चाहिए वो बताई गई हैं। क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बजट की बात कही गई है। इसमें बजट क्या रहता है, बजट गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही आमदनी और गवर्नमेंट के द्वारा की जा रहे खर्चों का ही पूरा एक तरह से वेरवा होता है, उसी का खाका होता है, एक स्टेटमेंट रहती है जिसे हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 112 आपको इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोविजन गिवन है। जब ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जाती है, इसके साथ दो बिल और आते हैं, फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल। वो भी दो बिल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर हम बात करें इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो इसमें 3 तरह का डाटा आपको दिया जाता है। जैसे इस बुक की बात करते हैं हम, इस बुक में 2015-2016 बजट की बात की गई है। जब इस बजट की बात आपको की जा रही है तो इसमें 3 तरह का डाटा दिया होगा, जिसमें पहला डाटा होगा एक्चुअल डाटा, सेकंड एक्चुअल बजट इसको हम कहेंगे, ठीक है। सेकंड वन इज रिवाइज्ड और प्रेजेंट, and the third one is estimated। यानी कि 2015-16 का यदि आप बजट प्रेजेंट करने जा रहे हैं लोकसभा में, तो उस बजट स्टेटमेंट में आप एस्टिमेटेड फिगर्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं। किसकी? ऑफ रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर। ये दो एस्टिमेटेड फिगर्स आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ये एस्टिमेशन किसके बेसिस पे डेवलप होगा? प्रीवियस 2 ईयर्स की फिगर्स के बेसिस पे। प्रीवियस 2 ईयर्स की फिगर्स कौन सी हैं? एक एक्चुअल फिगर्स हैं और एक रिवाइज फिगर्स हैं। मतलब 2015-16 में आप बजट प्रेजेंट करना जा रहे हैं तो आपके पास 2013-14 का एक्चुअल बजट फिगर्स होनी चाहिए एंड 2014 और 2015 रनिंग तो वही चल रहा होगा ना, उसकी रिवाइज फिगर आ जानी चाहिए। और 2015-16 की आप क्या देंगे? एस्टिमेटेड फिगर्स, ठीक है। बिकॉज 2014-15 इसलिए रिवाइज्ड है क्योंकि 2013-14 में भी आपने जब 2014-15 का बजट आप प्रेजेंट कर रहे होंगे तो आपने एस्टिमेटेड फिगर दी होंगी, लेकिन जब आप 2015-16 में आ गए हैं तो पिछली एस्टिमेटेड फिगर के कंपैरिजन में रियल फिगर्स आ चुकी होंगी। आप उनके साथ उन्हें कंपेयर करके उन्हें रिवाइज कर देंगे और वो भी एक्चुअल फिगर से एक तरह से बन जाएंगी। आई बात समझ में? तो इस वजह से ये 3 स्टेप्स में काम चलता है। देयर इज एक्चुअल बजट, देयर इज रिवाइज्ड फिगर, देयर इज एस्टिमेटेड फिगर। ये क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो ये बजट का मेन पर्पस रहता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर हम देखें, बजट को 2 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, ये आप भी जानते हैं। फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और फॉर द प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग there are 2 divisions in the budget. The first one is revenue budget और second one is capital budget। अगर हम बात करें रेवेन्यू बजट की, तो रेवेन्यू बजट में क्या है हमने पढ़ा था? रेवेन्यू रिसीव्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम इधर कैपिटल रिसीव्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट को करंट बजट भी कहा जाता है और इन दोनों बजट्स का एक नाम है करंट अकाउंट बजट और कैपिटल अकाउंट बजट। तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है जी। अगर किसी भी वे में आपको सीधा करंट अकाउंट बजट या कैपिटल अकाउंट बजट आ जाए तो करंट अकाउंट बजट इज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू बजट। तो इसमें नर्वस या कंफ्यूज मत होना आप। आई बात समझ में?
अगर हम कैपिटल करंट अकाउंट बजट की बात करें, यानी कि रेवेन्यू अकाउंट बजट की बात करें, अब हमें कुछ कुछ कंक्लूजन्स निकालनी है। हम 1950 से लेकर के 2015-16 तक की बात करते हैं। मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ। 51 से लेकर के 1951 से 2016 तक, अब तक बहुत जबरदस्त उछाल आया है। किस चीज में? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यानी कि बहुत जबरदस्त तेजी देखी गई है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इतने सालों के अंदर। रीजन हम उसके डिस्कस करेंगे। और इसी 1951 से 2016 के बीच में बहुत जबरदस्त उछाल आया रेवेन्यू रिसीप्ट्स में भी। रेवेन्यू रिसीप्ट्स में भी। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट दोनों बहुत तेजी से बढ़े हैं इन सालों के बीच में। लेकिन जितना एक्सपेंडिचर बढ़ा है उतना रिसीप्ट्स नहीं बढ़ा है, तो इसी की वजह से फिर डेफिसिट क्रिएट होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट की सिचुएशन भी क्रिएट होती है। ठीक उसका उल्टा देखें हम अगर, तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ा है एज कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल रिसीप्ट हमारा बढ़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा है क्योंकि लोन्स वगैरह हमने काफी लेने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो सब कुछ ही बढ़ा है। इन सबके बढ़ने का क्या मतलब है? इकोनॉमी ग्रो हुई है, इकोनॉमी एक्सपैंड हुई है। उसके रीजंस क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं। पहला रीजन है, दैट इज अ नेचुरल रीजन, कि पॉपुलेशन ग्रो हुई है। और पॉपुलेशन ग्रो होने से हर चीज मल्टीप्लाई हो जाती है। आपकी फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएंगी, आपकी बेसिक नेसेसिटी भी बढ़ जाएंगी, और धीरे धीरे इसी की वजह से, डिमांड क्रिएट होने की वजह से, मैन्युफैक्चरर्स की सेल भी बढ़ी है तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने की वजह से इनकम भी बढ़ी। तो एक ग्रुप ऐसा क्रिएट हुआ जिसकी लग्जूरियस आइटम्स की डिमांड भी बढ़ी। ऑल इन ऑल गवर्नमेंट की द्वारा चलाई जा रही डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, और जिसे हम दूसरा वेलफेयर स्कीम्स जो चलाई जाती हैं, इसकी वजह से एक देश के लेवल पर ग्रोथ हुई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इन्फ्लेशन भी बढ़ा। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हम एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर अकेले रिसीप्ट की बात करें तो गवर्नमेंट का रिसीप्ट भी बढ़ेगा, रिसीप्ट बढ़ेगा। इन्फ्लेशन के बढ़ने से टैक्स बढ़ता है। ठीक है, आप देखिए 50 रुपए लीटर यदि पेट्रोल है और उसके ऊपर गवर्नमेंट का सेस लग रहा है 5%, तो वो 50 रुपीज पे लग रहा है। अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपया हो जाएगी और 5% सेस लग रहा है तो वो 100 पे लगेगा। मतलब जो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अगर वो महंगी हो जाएंगी तो उस पर लगने वाले टैक्स भी गवर्नमेंट को फिर ज्यादा मिलेंगे। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके थ्रू सरकार की आमदनियां भी बढ़ने लग जाती हैं, कमाई होने लग जाती है। आई बात समझ में जी? दैट इज अ कंसेप्ट। सो इन्फ्लेशन एक और रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट के रिसीप्ट्स बढ़े। इन्फ्लेशन ही एक रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा। इन्फ्लेशन की वजह से क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत बड़े पैमाने पर खर्चे भी तो करने हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है, इंटरेस्ट पे करना है, और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, एजुकेशन को ग्रो करना है, मेडिकल सेक्टर को ग्रो करना है, ट्रांसपोर्टेशन को ग्रो करना है, पावर को ग्रो करना है, ट्रेड एंड कॉमर्स को ग्रो करना है, कम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है। ये सब चीजें करनी है, इसके लिए एक्सपेंडिचर करना है। तो महंगाई बढ़ी होगी तो गवर्नमेंट का भी जेब से ज्यादा जाएगा। तो इन्फ्लेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन द रेवेन्यू रिसीप्ट ऑल्सो। इन्फ्लेशन एक रोल प्ले करती है, इसलिए इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं कहीं पर भी फिगर नहीं बताऊंगा और फिगर नहीं बोलूंगा। उसका रीजन ये है कि फिगर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारी फिगर्स इस चैप्टर में हैं, आपको उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब मुद्दे की बात अगर हम देखें तो अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया किसी भी लेवल पर कि किसके अंडर क्या क्या आता है, रेवेन्यू रिसीप्ट में क्या आता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, क्योंकि ये सारा पहले हम कवर कर चुके हैं। आज मैं उस डिटेल में नहीं समझाऊंगा। रेवेन्यू रिसीप्ट के अंदर क्या आ जाता है, आपको पता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज। ये आप लोग रिकॉल कराएंगे। टैक्स के अंदर आप मुझे बताएंगे किस तरह की चीजें आती हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आप मुझे बताएंगे क्या क्या आता है। जैसे हम पहले इंडिविजुअल की इनकम की बात करते हैं, पहले हम सिर्फ इनकम पे टैक्स लगाते हैं,
तो इनकम पे दो तरह के टैक्स लग गए, एक इनकम टैक्स और एक कॉर्पोरेशन टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। इसके बाद हम पर्सन की वेल्थ के ऊपर टैक्स लगाते हैं, माने प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो दैट इज अ वेल्थ टैक्स। ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये कुछ इस तरह के टैक्स हैं जो डायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो सबसे पहला टैक्स आ जाता था वैट, वैट की बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में अगला एक्साइज, वेरी गुड। तीसरा सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। चौथा कस्टम ड्यूटीज। तो यही कुछ मेन टैक्सेस हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, ये दोनों के दोनों आ जाते हैं किसके अंदर, रेवेन्यू रिसीप्ट के अंदर। अभी इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट भी होंगी। आपने रेवेन्यू रिसीप्ट में मुझे एक फैक्टर समझाया, दैट इज अ टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट। अभी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट का एस्पेक्ट भी तो बाकी है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट में क्या क्या आएगा, जैसे फीस मिल जाएगी सरकार को, पेनल्टियां मिल जाएंगी, फॉरेन एड मिल जाएगी, गवर्नमेंट ने जो कहीं पैसा दे रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा, और क्यों मिल जाएगा, चलान्स वगैरह, वही फाइन पेनल्टीज वगैरह मिल जाएंगी। जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा कमाए जा रहे प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, है ना, तो प्रॉफिट्स डिविडेंड्स ये सब कुछ गवर्नमेंट को रिसीव हो जाएगा। अगर हम इसके अलावा बात करें कैपिटल रिसीप्ट की, तो कैपिटल रिसीप्ट नहीं, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीव में डेट एंड नॉन डेट। डेट में आ जाएगा आरबीआई से पैसा लेना, पब्लिक से पैसा लेना, एक्सटर्नल बोरोविंग करना। पब्लिक से पैसा लेने के तरीके क्या हो सकते हैं, आप कुछ भी कर, ओपन मार्केट ऑपरेशन कर सकते हैं, उसके थ्रू ले सकते हैं। प्रोविडेंट फंड का पैसा आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं आप उनका पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारे तरीकों से आप पैसा ले सकते हैं। नॉन डेट के थ्रू कैपिटल रिसीव कैसा होगा, आपने जो लोन वगैरह दे रखे हैं वो लोन रिकवर कर लो, आपने जो इन्वेस्टमेंट कर सकी है उन्हें डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, खत्म कहानी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाएगा मेनली, वेरी गुड, प्लैंड एंड नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे। अब मोस्टली अगर हम देखें तो इन्होंने बुक में चीजों को जनरलाइज किया हुआ है। अगर हम जनरलाइज के वे में देखें तो सबसे पहला अगर हम देखें जनरल सर्विसेज की बात की है इन्होंने, जनरल सर्विसेज के ऊपर होने वाले एक्सपेंडिचर। जनरल सर्विसेज के ऊपर होने वाले एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे कि पुलिस, आपको मेंटेन करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, सबसे पहला ये है। दूसरा, जनरल सर्विसेज में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यानी कि टैक्स कलेक्ट करने का भी तो खर्चा आता है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन भी तो संभालना है। तीसरा, सैलरीज आ जाती हैं, पेंशन आ जाती है, डिफेंस को हैंडल करना है, तो जनरल सर्विसेज में ये सब कुछ आ जाएगा। सैलरीज हैं, पेंशन हैं, डिफेंस मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा का पूरा सरकार का तंत्र चल रहा है, सब जनरल सर्विसेज में आ जाता है। इसके बाद ये ले लेते हैं सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे एजुकेशन के प्रोग्राम, हेल्थ के प्रोग्राम, मेडिकल प्रोग्राम, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स, तो ये सारी हेल्थ एंड हाइजीन, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीजों से जुड़े खर्चे जो है वो सोशल सर्विसेज में आप जोड़ दीजिए। उसके अलावा आप देखें तो इकोनॉमिक सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज इसमें आ जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेड को बढ़ावा देना, ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, पावर सेक्टर को बढ़ावा देना, बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें इकोनॉमिक सर्विसेज में। तो ये तीन तरह की चीजें हैं, जनरल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज। ये सारा का सारा आप देख सकते हैं दैट इज इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे हम प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एक तरह से कहते हैं। अब इसको हम अगर डीमार्केट करना चाहें प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंडर, तो अब हम टेक्निकली इसे करते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर वो चीजें आती हैं सबसे पहले जो 5 ईयर प्लानिंग प्रोसेस में लगती हैं, और 5 ईयर प्लानिंग प्रोसेस में जो पैसा जा रहा है आप अगर ध्यान से देखें तो वो किन चीजों में जा रहा है, वो सोशल सर्विसेज और इकोनॉमिक सर्विसेज। एग्रीकल्चर को डेवलप करने में जा रहा है, एजुकेशन को डेवलप करने में जा रहा है, कम्युनिकेशन को, ट्रेड एंड कॉमर्स को, हेल्थ को, इन सारी चीजों को डेवलप करने के लिए आप 5 ईयर प्लान के अंदर दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं कि गवर्नमेंट इसके द्वारा कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रही है जिससे उसे कमाई हो। आई बात समझ में। दूसरा, इसी के तहत आप ग्रांट देते हैं स्टेट्स को, जिसके तहत स्टेट्स भी अपना 5 ईयर प्लान प्रोसेस आगे बढ़ा सके और अपने पैसा कर सके। दूसरा, इसके अंदर आ जाता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है, अगर आप इसी के अंदर की चीजें देखें, सैलरीज आ जाती हैं, पेंशन आ जाती हैं, इंटरेस्ट आ जाती हैं, सब्सिडीज आ जाती हैं, जो लोन ले रखे हैं दूसरी कंट्रियों से वो लोन का रीपेमेंट आ जाता है, और
इंटरेस्ट फैक्टर आ जाता है, ये सारी चीजें नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आ जाती है। आई बात समझ में? अब अगर हम बात करें, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात थी जिसमें प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा। इसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में किस तरह की चीजें आ जाती हैं? इन्होंने कैपिटल को भी प्लान नॉन प्लान में डिवाइड कर रखा है। कैपिटल में नॉन प्लान की बात करें आप, तो जो स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो आप, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जो लोन दे रहे हो और यूनियन टेरिटरीज को लोन दे रहे हो, ये सारा का सारा एक तरह से नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है कैपिटल का। क्योंकि ये कैपिटल इसलिए है क्योंकि ब्याज आना है, असल भी वापस आना है। नॉन प्लान है कि राज्य सरकार को, यूनियन टेरिटरी को, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कब कितने पैसे की जरूरत पड़ जाए ये पता नहीं होता, तो ये आपको देना है। इसमें प्लान में आ जाए आप तो किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना, सड़कें बनाना, हाईवेज बनाना, इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगाना। दूसरा, किसी न किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देना कोई ना कोई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देना, ये सारा का सारा आपका कैपिटल प्लान एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो हमने रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में दो चीजें पढ़ ली है, रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट हो गई है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। जो बजट अभी तक ऑब्जर्व किया गया है, अभी तक 1951 से लेकर के 2016 तक, उस प्रोसेस में क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई, अब हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आई है कि ह्यूज इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। That is a very first observation. It is huge increase in revenue expenditure. अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ह्यूज इंक्रीज हुआ है, तो इसका आंसर भी हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ह्यूज इंक्रीज होने का रीजन क्या है? हमने पढ़ा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दो तरह के एक्सपेंडिचर हैं, प्लान एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। इसमें आपको पता है क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर कंट्री है, जब तक इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी, उसके पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनका मेन खर्चा सिर्फ और सिर्फ आर्मी और सिविल एविएशन, डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर हुआ करता था। अदरवाइज वो एक पुलिस स्टेट की तरह ही मेंटेन कर रहे थे खुद को, वेलफेयर स्टेट की तरह नहीं। जैसे ही भारत देश आजाद हुआ, भारत सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, बेसिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी एक्सपेंडिचर किया। पहला तो ये, लेकिन जैसे जैसे भारत सरकार का दायरा बढ़ता चला गया, तो आप देखते चले जाएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का नंबरिंग भी बढ़ती गई पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ। फिर उसके साथ साथ ऑफिसेज भी बढ़ते चले गए, नए नए मंत्रालयों का जन्म होते चला गया, और उन मिनिस्ट्रीज के अंदर आने वाले स्टाफ भी बढ़ते चले गए। आज हर जगह पर आप देखेंगे सरकारी स्कूल ज्यादा हो चुके हैं, सरकारी कॉलेज ज्यादा हो चुके हैं, सेना बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ चुकी है। तो ऑल इन ऑल एक पूरा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है ब्यूरोक्रेसी का, गवर्नमेंट का। इसकी वजह से उनकी सैलरीज भी इंक्रीज हो गई, पेंशन्स भी इंक्रीज हो गई। ये बहुत बड़े पैमाने पर देना पड़ा सरकार को। आए दिन हमारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाने के लिए हमें एग्रीकल्चर की सब्सिडीज भी बहुत हैवी देनी पड़ रही है। हमें एजुकेशन को सब्सिडाइज करना पड़ा, हमें हेल्थ फैसिलिटीज को सब्सिडाइज करना पड़ा, इसकी वजह से सब्सिडीज जाती है। हमने बहुत बड़े पैमाने पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आई हुई कमियां, यानी कि हमारे जो इतना भयंकर तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्चा हो रहा है, उस खर्चे को हम कहां से पूरा करेंगे? रेवेन्यू रिसीप्ट से। लेकिन रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अगर हम प्रेजेंट देखें, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का गैप है। तो वो 4 लाख करोड़ रुपए का गैप हम कहां से पूरा करेंगे? कैपिटल रिसीप्ट से। इसलिए हमने क्या किया, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने सिस्टम ही बहुत जबरदस्त कर दिया। उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, उन्होंने कैपिटल रिसीप्ट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत जितना कम होता रहेगा, कैपिटल रिसीप्ट के थ्रू उतना आता रहेगा, क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम कैपिटल रिसीप्ट से ही पैसा लेते हैं। तो ये जो 4 लाख करोड़ रुपए का गैप आया, उसका रीजन ही ये था कि ये सारी चीजें, और 4 लाख करोड़ रुपए आपने लिया है तो इंटरेस्ट भी देना होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट का भी खर्चा बहुत सिर के ऊपर बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट इंटरेस्ट इज द टॉप मोस्ट नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्ट। सबसे ज्यादा आप इंटरेस्ट के थ्रू ही पेमेंट्स देते हैं। फिर जो लोन्स हमने लिए हुए हैं, पिछले लोन, वो लोन वापस भी करने हैं। तो इन सारे कारणों से आप देखेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भारत सरकार का बढ़ता ही चला जा रहा है डे बाय डे। ये 2016 तक के बजट की सफर को अगर हम देखें तो हमें कुछ इस तरह का अंदाजा निकल करके आता है। सेकंड पॉइंट इज ह्यूज इंक्रीज इन रेवेन्यू रिसीप्ट। एक तरफ यदि आप देखें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा है, तो दूसरी तरफ रेवेन्यू रिसीप्ट में भी बहुत जबरदस्त उछाल आया है। उसका रीजन क्या है? उसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण,
बहुत सारे नए नए तरह के टैक्स लगाए हैं सरकार ने, बहुत जबरदस्त तरीके से। दूसरा कारण, जो ऑलरेडी टैक्स लग रहे थे उनका प्रपोर्शन बढ़ा दिया गया है, उनके थ्रू पैसा आने लगा है। तीसरा, बहुत सारे नए टैक्स पेयर जुड़े हैं भारतीय आबादी में। क्यों? क्योंकि दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स, अगर पॉपुलेशन बढ़ने के बाद डायरेक्ट टैक्स के सेक्शन में ज्यादा लोग नहीं भी जुड़ रहे, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स के सेक्शन में तो जुड़ना तय है, क्योंकि आप एक माचिस की मैच स्टिक भी यूज करते हो तो आप इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो, और इनडायरेक्ट टैक्स के पार्ट में तो आप जुड़ोगे ही जुड़ोगे। तो जनसंख्या का बढ़ना एक बहुत बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो अगला रीजन, बहुत बड़े पैमाने पर जीडीपी भी ग्रो हुई है, उसकी वजह से इनकम की लोगों की इंक्रीज हुई है। इनकम इंक्रीज होने की वजह से एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। तो एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से आपने चीजें कंज्यूम की तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा, और आपकी इनकम बढ़ी है जिसकी वजह से आपका डायरेक्ट टैक्स बढ़ा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का पूल इंक्रीज हुआ। फिर हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बहुत बड़ा है, उसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर चीजें इंपोर्ट भी की जाती हैं। उनकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर जो फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट हुए, आए दिन आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, उसके लिए आपको बहुत हाई लेवल पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की नीड है। आपकी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितना ज्यादा इंपोर्ट होगा उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, वो इंपोर्ट ड्यूटी का पैसा भी सरकार के खजाने में जाएगा। तो बहुत सारी नई नई चीजें आपने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। आपकी जीडीपी ग्रो होने की वजह से आपके बीच में एक अर्बन मिडिल क्लास का जन्म हुआ। वो अर्बन मिडिल क्लास कुछ इस तरह की चीजें कंज्यूम करता है जो विदेशों से आती हैं, उनका प्रोपोर्शन भी बढ़ा इकोनॉमी में, उसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी। मुद्दे की बात यह है, आप देश में जितने ज्यादा उद्योग धंधे लगाएंगे वो उतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होंगी, उसकी वजह से एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ेगी। फिर जितना ज्यादा लोगों के पास पैसा आएगा उतना ज्यादा लोग जमीनें खरीदेंगे बेचेंगे, लैंड उतना ज्यादा खरीदेगा बिकेगा, इसकी वजह से स्टैंप ड्यूटी भी बढ़ेगी। तो स्टैंप ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, और फिर 94-95 में एक नई चीज जुड़ गई, सर्विस टैक्स। बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, हॉस्पिटल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज इसके एम्बिट में आ जाती हैं, जिसमें एक बाद में जाके आईटी सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से सरकार की आमदनी बढ़ी। तो पूरा का पूरा एक प्रभाव पड़ा इकोनॉमी के ग्रो होने का, गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स स्लैब्स, नए नए टैक्स लगाने का, गवर्नमेंट के द्वारा पिछले लगाए हुए टैक्सों को और ज्यादा बढ़ाने का, पॉपुलेशन के बढ़ जाने का, और एक चहुमुखी विकास की वजह से, और एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्फ्लेशन का हो जाना। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से भी गवर्नमेंट का टैक्स रिसीव जो है वो बढ़ा। इन सभी कारणों से गवर्नमेंट का टैक्स रिसीव भी बढ़ा, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ा, लगभग 90 गुना की बढ़ोतरी होती है इसमें। जब यदि 100 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी होती है एक्सपेंडिचर में, लगभग 90 गुना की बढ़ोतरी रेवेन्यू रिसीव्ड में भी होती है, लेकिन रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर का गैप रह जाता है, इसलिए हम रेवेन्यू डेफिसिट में चलते हैं। बट ये दो चीजें, दो ट्रेंड हमें ऑब्जर्व होने को आते हैं 51 से 2016 तक। अगला ट्रेंड है माउंटिंग डेफिसिट इन रेवेन्यू अकाउंट। माउंटिंग डेफिसिट इन रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट के बाद की, रेवेन्यू अकाउंट के एस्पेक्ट पे बात करें तो डेफिसिट डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। डेफिसिट बढ़ने का मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू रिसीव। अगर आप देखेंगे तो ये भारत सरकार के चालू खाते के खर्चे हैं, इन्हें हम करंट अकाउंट कहते हैं, यानी कि ये करंट अकाउंट बजट है। तो अगर करंट अकाउंट में रेवेन्यू डेफिसिट जा रहा है, मतलब एक देखने की बात यह है कि भारत सरकार अपने चालू खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहे, मतलब रोजमर्रा के खर्चे, मतलब भारत सरकार अपनी चादर से बाहर पैर पसार रही है, इसका ये अंदाजा माना जाता है कि दे आर स्पेंडिंग बियॉन्ड देयर मीन्स। अगर ये लाइन आती है, आपको पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रेवेन्यू डेफिसिट, यू कैन से दैट बाय रेवेन्यू डेफिसिट वी कैन कंक्लूड दैट इंडियन गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड देयर मीन्स, अपने जरियों से ज्यादा खर्च रही है जितना आमदनी करती है। तो क्योंकि रेवेन्यू रिसीप्ट के थ्रू ही उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फिल करना है, ऐसा नहीं हो पाएगा तो कर्जा उठाएंगे, और कर्जा उठा करके आप वो पैसा कहां पर लगाएंगे, अनप्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। दैट इज नॉट गुड। आए दिन आपकी सैलरीज बढ़ती चली जा रही है, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, और ऐसा हुआ कब, अगर आप देखेंगे 1970s तक हम सरप्लस में चल रहे थे। 1970s तक भारत रेवेन्यू सरप्लस में चल रहा था, रेवेन्यू डेफिसिट में नहीं था, 50 से 70 के बीच में, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर उस समय हमारे लेवल पर, उस लेवल पर एक्सपेंडिचर्स नहीं किए जा रहे थे जो बाद में जाकर के एक्सपेंड हुए। और अभी भारतीय वर्ग जो है वो उतना ज्यादा उपभोक्ता नहीं बना था, उतना बड़ा कंज्यूमर भी नहीं बना था, जिसकी वजह से वो चीजें बहुत हाई लेवल पर कंज्यूम भी नहीं कर रहा था। सो मुद्दे की बात यह है यहाँ पर कि 1950 से 1970s के बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो भारत रेवेन्यू सरप्लस की सिचुएशन से गुजर रहा था। 1970s के बाद भारत में बहुत जबरदस्त चेंजेस आते हैं, गवर्नमेंट बहुत रिगरसली एक्सपेंडिचर करती है बहुत सारी चीजों पर,
और 1950 से 70 के दौरान ही आपको पता है कि बहुत भयंकर तरीके से लोन लिए गए थे, और 1970 के बाद उन लोनों की डेट सर्विसिंग स्टार्ट हो जाती है। ये प्रोसेस आपने फॉरेन ट्रेड चैप्टर में पढ़ा था। इस डेट सर्विस प्रैक्टिस की वजह से इंटरेस्ट बहुत बड़े पैमाने पर हमें पे करना पड़ता है, इसकी वजह से हमारा रेवेन्यू डेफिसिट शुरू हो जाता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट करना, और 1970 के बाद का ही वो दौर है जब बहुत बड़े पैमाने पर ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका था भारत में, और ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से किसानों की रीच से बाहर हो चुकी थी वो बुनियादी चीजें जो खेती बाड़ी में लगती हैं। जैसे कि आपको वाटर सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत हाई लेवल पर पंप और इलेक्ट्रिसिटी को सब्सिडाइज करना शुरू किया। पहले बच्चे सब्सिडीज का दौर नहीं हुआ करता था, पहले खेती लोकल साधनों से होती थी, मतलब कि बरसात का पानी होता था उससे खेती होती थी, बारिश पानी से। दूसरा, अपने खेतों से ही पैदा की गई खाद होती थी पशुओं से। तीसरा, अपने ही द्वारा बचा करके रखे गए बीज होते हैं पिछली बार के। लेकिन जब आपने एक नई तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इंड्यूस कर दी इंडिया में, जिसमें आपने हाई यील्डिंग वैरायटी को शुरुआत कर दिया, तो आपको बीज भी अब परचेज करना है, आपके ऊपर पेटेंट राइट लग जाएगा। दूसरा, पानी आपको बीज को ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम पहुंचाना है, और उसके लिए आपको ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा। तीसरा, आपको बहुत बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर्स लेने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स लेने पड़ेंगे। तो आपके खर्चे बढ़ाए जब इस नई खेती की पद्धति से, तब सरकार को अपने किसान को बचाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने किसान को स्टैंड कराने के लिए और लोकल लेवल पर अपनी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए और गरीब जनमानस तक खाना पहुंचाने के लिए, पीडीएस सिस्टम को करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, टू मेक द एग्रीकल्चरिस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, बहुत तरह की सब्सिडियों का दौर 1970 के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि 1967 में ही एग्रीकल्चर में ये चीज आती है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आता है। फिर इसी तरह से 1962 और 1965 के युद्धों से हम ये सीख चुके होते हैं कि बहुत जरूरी है हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज इंडिया ग्लोबली कॉम्पिटिटिव तब तक नहीं बन सकता जब तक हमारे बॉर्डर सिक्योर नहीं हो सकते। आए दिन अगर हमें थ्रेट रहेगा फॉरेन कंट्रीज से, तो हम अपने लेवल पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते अपने उद्योग धंधों को। तो टू मेक द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वी नीड टू सिक्योर आवर बॉर्डर्स। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया 1965 के बाद, और 1971 का युद्ध इसका परिणाम है कि हम जीते, क्योंकि कारण क्या था कि बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस पे इन्वेस्टमेंट हो चुका था, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। तीसरा, ब्यूरोक्रेसी अब बहुत बढ़ चुकी थी। 1950 से 70 के दशक में आते आते 20 साल हो चुके थे, पूरी तरह से हम अपने देश की सरकारों को चलाना सीख चुके थे, और अब एक सही तरीके से गैर कांग्रेसी सरकारों का भी आने की शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई थी। तो इसकी वजह से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और बाकी चीजों में वोटर अवेयर हो गया था, एजुकेशन का कंसेप्ट था, तो वोटिंग पार्टिसिपेशन भी बढ़ने लगा था। तो ये जो सारे खर्चे हैं, लोकसभा को मेंटेन करना, राज्यसभा को मेंटेन करना, ये विधानसभाओं को मेंटेन करना, लोगों को जागरूक करना, शिक्षक करना, इन सारी चीजों में खर्चा बढ़ने लगा। और धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से नए नए मंत्रालय, नए नए एनवायरमेंटल लॉज, नए नए पॉल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म्स, इसकी वजह से नए नए डिपार्टमेंट खुलने लगे। बैंकिंग सर्विसेज भी अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुकी थी, और बैंकिंग सर्विसेज को भी होल्ड करना, बैंकिंग सर्विसेज को रेगुलेट करना, इनमें भी काफी खर्चा होने लगा था। सो मुद्दे की बात यह है कि 1969-70s में नेशनलाइजेशन का एक दौर चला, और गवर्नमेंट ने हर एस्पेक्ट में एक नेशनलाइजेशन के प्रोसेस को अपनाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से भी सरकार की जिम्मेवारियां बढ़ गई, सरकार की जवाबदारी बढ़ गई और एक्सपेंडिचर बढ़ा। तो मुद्दे की बात यह है कि 1970s के बाद अगर आप 1990s के बीच का दौर देखें, तो बहुत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने की वजह से, भारत में नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करने की वजह से, हमारे लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट करने की वजह से, गरीबी हटाओ का नारा देने की वजह से, सस्ता भोजन, सस्ता अनाज पहुंचाने के लिए, कृषि को हर जगह पर लागू करने के लिए, एग्रीकल्चर सिस्टम लागू करने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी को साउंड बनाने के लिए जो नए लेवल पर रिक्रूटमेंट्स करना और नए लेवल पर मंत्रालय खोल देना, इन सारी प्रक्रियाओं की वजह से हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। एज कम्पेयर टू रेवेन्यू रिसीव भी बढ़ा, बट इतना नहीं बढ़ा, और आए दिन हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो माउंटिंग होता चला गया, बढ़ता ही चला गया। आई बात समझ में? अगला पॉइंट है कैपिटल रिसीव्स एंड कैपिटल डिसबर्समेंट्स। 2 सेकंड के लिए स्टॉप करो जरा। हाँ, नेक्स्ट है कैपिटल रिसीव्स एंड द कैपिटल डिसबर्समेंट। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें कैपिटल रिसीव्ट और कैपिटल डिसबर्समेंट में क्या आता है। What is the main aspect of capital receipt and capital disbursement? कैपिटल रिसीप्ट में आपने पढ़ा कि नॉन डेट एंड डेट रिसीप्ट। अगर हम डेट रिसीप्ट की बात करें तो डेट रिसीप्ट में आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया कि गवर्नमेंट कंसेक्यूटिवली रेवेन्यू डेफिसिट की सिचुएशन से गुजर रही है, तो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कनेक्ट कर दिया कैपिटल रिसीप्ट के साथ,
अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल रिसीव्ड से कनेक्ट कर देंगे तो कभी बजट डेफिसिट तो होगा ही नहीं। शुरू से क्या सिचुएशन देखी जा रही थी कि बजट डेफिसिट है या नहीं है, तो बजट डेफिसिट देखने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट इज इक्वल टू बजट डेफिसिट, दैट इज अ बजट डेफिसिट ना। तो बजट डेफिसिट वाले प्रोसेस को ही रूल आउट कर दिया उन्होंने और बोला कि नहीं, ये प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है ऐसा। आपने कैपिटल रिसीव को रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ कनेक्ट कीजिए तो कभी किसी तरह का कोई बजट डेफिसिट तो आएगा ही नहीं। लेकिन इससे क्या इमेज क्रिएट होती है, आप कैपिटल रिसीव के थ्रू एक बहुत ही डेंजरस वे से पैसा रिसीव कर रहे हैं, दैट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। अभी डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने जो पैसा लिया है, नेचुरली आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी करना है और आपको असल भी वापस करना है, माने मुद्दल का पैसा भी वापस करना है और ब्याज भी देना है। अभी जब भी असल का पैसा देना है और ब्याज भी देना है तो आने वाले समय में आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आने वाली सभी चीजों की एक खासियत है कि आप उन्हें रिड्यूस नहीं कर सकते। इंटरेस्ट पेमेंट है, आप बाउंड हो, इंटरेस्ट की पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, आप मना कैसे कर सकते हो कि इंटरेस्ट नहीं पे करना। जिनसे पैसा लिया है उनका ब्याज तो देना ही है और वो आने वाले समय में और बढ़ेगा। आप सब्सिडीज दे रहे हो, सब्सिडीज को आप रूल आउट नहीं कर सकते। अगर आपको फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, पीडीएस सिस्टम बनाए रखना है, अपने किसानों को ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बनाना है, तो सब्सिडीज आपको देनी ही पड़ेंगी। अगर आप पेंशन एंड सैलरीज दे रहे हो तो वो तो हर साल में हर 6-6 महीने पे बढ़ रही है। क्यों? आप डियरनेस अलाउंस हर 6-6 महीने पे बढ़ाते जाते हैं जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है। तो जैसे टीए बढ़ेगा, जैसे सैलरीज इंक्रीमेंट होंगी हर साल, और जैसे जैसे नए नए लोग रिक्रूट होते चले जाएंगे, उसकी वजह से आपका ये खर्चा भी रुक नहीं सकता, ये कभी घट ही नहीं सकता, ये भी बढ़ना ही बढ़ना है। डिफेंस के ऊपर आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस ने ही आपको बचा करके रखा हुआ है। तो आए दिन आपको इंडियन ओशियन रिम की अगर हम बात करें, इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज को देख लें, और अगर हम पाकिस्तान और चाइना के साथ अपने पोजीशन को देखें ध्यान से, तो एक डिस्टर्बिंग एरिया है। इंडिया चारों तरफ से डिस्टर्बेंस से घिरा हुआ है। तो इन डिस्टर्बेंसेस को टैकल करने के लिए आपको डिफेंस में, और वो भी नई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में, नई हाई इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में आपको इन्वेस्ट करना होगा, जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है। एनसीईआरटी में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो कक्षा 9 के चैप्टर में समझाया गया है कि चुनाव होल्ड करने का लगभग 3000 करोड़ का खर्चा आता है, और सब कहते हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस होल्ड करना क्यों करते हैं, इतना महंगा पड़ता है, जबकि आप 2 फाइटर प्लेन ले लीजिए तो 6-7 हजार करोड़ के आते हैं। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए 3000 करोड़ खर्चना और 2 फाइटर प्लेन खरीदना। तो मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा चला जाता है और ये एक तरह से डेड ही रह जाता है। तो ये सारे वो एक्सपेंडिचर हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, जो कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकते। तो आपको इसको फिल करने के लिए रेवेन्यू रिसीप्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा किसी न किसी लेवल पे। लेकिन आप अगर उसको कैपिटल रिसीप्ट के थ्रू फीड करते रहेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ब्याज की रकम आपको और देनी पड़ेगी, डिफेंस में खर्चा और बढ़ना है, ये सारी चीजें, और आप एक डेट ट्रैप की सिचुएशन में फंस जाएंगे। पुराने कर्जे देने के लिए भी आपको नए कर्जे उठाने पड़ेंगे, पुराना ब्याज भरने के लिए आपको नया कर्जा उठाना पड़ेगा। इट इज अ सिचुएशन ऑफ डेट ट्रैप। अभी मुद्दे की कहानी यहां पर यह है कि हम कैपिटल रिसीप्ट में जो नॉन डेट रिसीप्ट की बात करते हैं, तो उसमें हमने जो पहले के लोन दिए हुए हैं वो लोन रिकवरी कर रहे हैं। हमने लोन दिया स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, या फिर डिफरेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, और यहाँ हम बात कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट की। अगर हम देखें तो बहुत तेजी से भारत सरकार के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया चलाई गई है, यानी कि बहुत तेजी से डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। इंडिया जैसी कंट्री जहां पर लेबर लॉज इतने स्ट्रांगली फॉलो नहीं किए जाते हैं, ऐसी कंट्री में गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस के थ्रू अपने आप को बाहर निकाल लेना और प्राइवेटाइजेशन को एक तरह से इनडायरेक्ट वे में प्रमोट करना इज नॉट अ हेल्दी ट्रेंड। इससे लेबर लॉ वायलेशन हो सकते हैं और लेबर के खिलाफ गलत चीजें हो सकती हैं। लेबर इंटरेस्ट यानी कि सोशल सिक्योरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंडिया जैसी वास्ट कंट्री जिसमें इतने डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स रहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट को कभी भी डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस की नीड होती है अपने सभी लोगों में एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर बनाने के लिए, सभी लोगों को उनका राइट पहुंचाने के लिए। अगर सभी जगह से गवर्नमेंट अपना हाथ खींच लेगी और पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन प्रमोट हो जाएगा, तो ये लोग कल को पब्लिक वेलफेयर में ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करने से मना कर देंगी। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए जनधन योजना चलाई गई भारत सरकार द्वारा, उसका टारगेट सरकारी बैंकों को ही प्रोवाइड किया गया था। यदि भारत सरकार के अंडर भारत सरकारी बैंक ना होते भारत में, तो ये जनधन योजना के तहत ये जो मैंडेटरी अकाउंट खोलने की बात की गई थी, ये मुमकिन नहीं हो पानी थी।
क्योंकि प्राइवेट बैंक अपना प्रॉफिटेबल काम छोड़ करके नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज में कभी लगेगा नहीं। सो मुद्दे की बात यह है कि दिस इज नॉट अ हेल्दी ट्रेंड कि आप कैपिटल रिसीव के थ्रू पैसा रिसीव करते चले जा रहे हैं और खर्चा करते जा रहे हैं। अभी ध्यान देने की बात है एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। नेचुरल सी बात है कि कर्जा लेने का सोर्स सिर्फ पूरे के पूरे रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में एक ही विंडो ओपन है, दैट इज डेट रिसीव इन द कैपिटल रिसीव। अब आप वहां से 4 लाख करोड़ रुपया ले रहे हैं, ये 4 लाख करोड़ रुपए को आपको दो हिस्से में लगाना है। या तो 4 लाख करोड़ का आप 1 करोड़ लगा देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, 3 करोड़ आप लगा लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, या 50-50 कर दीजिए, 2 करोड़ दोनों में, 2-2 करोड़, या 3 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में, 1 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 1951 से 2016 तक के अगर हम बजट को ट्रेंड को फॉलो करें तो उस ट्रेंड से ये निकल करके आता है कि जितना भी अभी तक कैपिटल रिसीव किया जा रहा है फ्रॉम द डेट इंस्ट्रूमेंट्स, उसका मेजोरिटी पोर्शन जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ चला जा रहा है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ चले जाने का मतलब ये है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में कर्जा नहीं लग रहा है, नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में कर्जा लग रहा है। इसलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा कल को, वो रेट ऑफ रिटर्न से डाउन अप चला जाएगा, जिसकी वजह से वो कर्जा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। डेट इन इटसेल्फ इज नॉट बैड। अगर हम देखें कैपिटल रिसीट के थ्रू जो डेट लिया जा रहा है, अगर वो डेट किसी तरह के प्रोडक्टिव एसेट्स को डेवलप कर रहा है, किसी तरह से इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, तो अल्टीमेटली वो ठीक है, इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो जीडीपी को भी ग्रो कर रहा है और अल्टीमेटली उस डेट की कीमत जीडीपी के थ्रू पे हो जाएगी। लेकिन अगर आप कैपिटल रिसीव के थ्रू इतना बड़े पैमाने पर डेट रिसीव करके आप उसे रोजमर्रा के करंट अकाउंट खर्चों में लगा दे रहे हैं, सैलरियां दे रहे हैं, डियरनेस अलाउंस दे रहे हैं, पेंशन देते चले जा रहे हैं, इस तरह के काम करते चले जा रहे हैं, फिर वो किसी तरह का कोई एसेट डेवलप नहीं करना, वो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है और अल्टीमेटली आप डेट ट्रैप की सिचुएशन में आएंगे। सो जो ट्रेंड नोटिस किया जाता है भारत में, उस ट्रेंड में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कैपिटल रिसीव बढ़ता चला जा रहा है और कैपिटल रिसीव में डेट इंस्ट्रूमेंट बढ़ रहा है। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा लोन रिकवरियां कर ले रही है और इन्वेस्टमेंट करने की बजाय डिसइन्वेस्टमेंट करा जा रहा है, तो गवर्नमेंट का होल्ड वहां से लूज होते चला जा रहा है। और एक्सपेंडिचर में बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में उतना एक्सपेंडिचर ना होकर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेन एक्सपेंडिचर हो रहा है, और जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ने ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था देश का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, हमें इंटरनेशनली और ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की जरूरत थी उसकी कमी है। सड़कों की कमी है, रेलवे कमी है, जितने नए रेलवे चलाने चाहिए उनकी कमी है, वाटरवेज प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते, एनवायरमेंट प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाता, पॉपुलेशन पूरी तरह से नर्चर नहीं की जा रही, डेमोग्राफिक्स जो है वो एक तरह से फुली डेवलप्ड नहीं है। डेमोग्राफी तो बहुत ज्यादा है लेकिन दैट इज अंडर डेवलप्ड। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अगर आप कुछ समय के बाद देखेंगे एक विकसित देश में एक अविकसित जनसंख्या रह रही होगी। दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। एक डेवलप्ड कंट्री में अंडर डेवलप्ड पॉपुलेशन, ऐसा कभी सुना आपने? कंट्री डेवलप हो जाएगी, नेशन अंडर डेवलप रह जाएगा, है ना, बिकॉज द मेंबर ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, नेशन अंडर डेवलप है। तो हम यही कहेंगे कि बड़े पिछड़े लोग हैं बड़े विकसित देश के। तो ऐसी परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। ये बजट का ही सारा खेल है सारा, ठीक है। ये कितनी अच्छी बात कही ना मैंने, बड़े पिछड़े लोग हैं बड़े विकसित देश के। कई बार मनोज कुमार आता है मेरे अंदर। कुल मिलाकर के हमारा टॉपिक यहां तक फिनिश हुआ है। अब सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद आएगा एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आज सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट खत्म कर देंगे हम, कल स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ डेफिसिट फाइनेंसिंग तक का सारा टॉपिक फिनिश कर देंगे। 2 मिनट की ब्रेक दीजिए मुझे। रेवेन्यूज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे पहले रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है। अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम रेवेन्यू रिसीप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जाहिर सी बातें हैं, जो चीजें बोल चुका हूं उन्हें दोहराऊंगा नहीं। रेवेन्यू रिसीप्ट की बात करें तो रेवेन्यू रिसीप्ट में आपको पता है 2 पार्ट होते हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो टैक्स 3 तरह की चीजों से लिया जाता था। टैक्स ऑन द इनकम, आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स ऑन द इनकम, टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर एंड टैक्स ऑन द कमोडिटीज। तो टैक्स ऑन इनकम इज अ डायरेक्ट टैक्स, टैक्स ऑन द एक्सपेंडिचर इज अ डायरेक्ट टैक्स, टैक्स ऑन द कैपिटल इज अ डायरेक्ट टैक्स, बट द टैक्स ऑन द कमोडिटीज इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो 2 तरह के टैक्सेस हैं। अभी हम इसमें से डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे टैक्सेस ऑन इनकम। टैक्सेस ऑन इनकम की बात करें अगर, तो हम सबसे पहले आ जाता है इनकम टैक्स। अगर हम इनकम टैक्स के बारे में बात करें तो इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम के ऊपर लगाया जाता है। ये इसका बर्डन आप किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इनकम टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो
शुरुआत से लेके अब तक 1951 से 2016 तक बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में गवर्नमेंट को बहुत अच्छी यील्ड अचीव होती है। इट इज अ वेरी गुड यील्ड टैक्स, माने कि गवर्नमेंट को बहुत अच्छा टैक्स आता है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि देश की जीडीपी ग्रो हुई है, उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, और पर कैपिटा इनकम बढ़ने की वजह से आज गवर्नमेंट को इनकम भी इनकम टैक्स के फॉर्म में रिसीव हो रही है। इनकम टैक्स जो होता है ये एबिलिटी टू पे का कंसेप्ट फॉलो करता है। व्हाट डू यू मीन बाय एबिलिटी टू पे? जो जितना देने का सामर्थ्य रखता है इस उससे ये उतना ही लिया जाता है। यानी ये इनकम टैक्स सब पर यूनिवर्सली एक तरह से नहीं लगाया जाता है, अलग अलग पर्सन पर अलग अलग वे में लगाया जाता है। सो अलग अलग लेवल पर इम्पोज किया जाता है। इनकम टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमें पिछला पढ़ने की जरूरत नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पशन केस थे।